हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासिकल डीएमडब्ल्यू बाय धीरज वाड़ी। तो आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम खास और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है E1, E2 एंड E3। इन शॉर्ट E1 होती है वो होती है फर्स्ट ऑर्डर की, E2 होती है वो सेकंड ऑर्डर की और E1C भी होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे पॉइंट्स E1, E2, E1C भी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके लिए बहुत ध्यान देना जरूरी है आज। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी डिराइव की जाती है एक्सपेरिमेंटली और जो ऑर्डर है वो हम केमिकल काइनेटिक्स से निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे E1 में ऑर्डर है 1, मॉलिक्युलरिटी भी 1 है, E2 में 2 है और E1C में 1 है और C भी होता है यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है। C मतलब कॉन्जुगेट बेस। मैं आपको आज पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ, जब मतलब इससे आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। सेकेंड स्टेप होता है सेकेंड स्टेप है स्टेप्स एंड रेट। यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं E1 में फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एंड सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ बेस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेट होता है K और RX, मतलब 1 पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रेट ऑर्डर 1 है और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ये हमें पता होना चाहिए। रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, किस पे? सबस्ट्रेट पे। और सेकंड है यहाँ पे मतलब E2 है। E2 में क्या देख सकते हैं, 1 स्टेप कंसर्न मैकेनिज्म होता है। 1 स्टेप कंसर्न रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म जो रिएक्शन का पूरा होता है वो सिर्फ एक ही स्टेप में होता है। तो इधर देख सकते हैं रेट इज डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट एंड ऑल्सो बेस, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यहाँ पे वीक बेस होता है। मतलब जब हम केमिकल काइनेटिक्स ऑर्डर फाइंड करते हैं तब यहाँ पे E1 में हम ऐसा देखते हैं कि जो रेट है वो बेस का इंडिपेंडेंट है और यहाँ हम देखते हैं कि रेट यहाँ पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट पे रेट डिपेंड करता है। इसके लिए इसके ऑर्डर 1 है और इसके ऑर्डर 2 है, ये हमें पता होना चाहिए। और थर्ड है E1C रिएक्शन में कार्बन आयन फॉर्मेशन, मतलब ये RDS रेट डिटरमाइन स्टेप होता है कार्बन आयन फॉर्मेशन। कार्बन आयन फॉर्मेशन में पता है स्टेबल कार्बन आयन क्या होता है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। प्राइमरी कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी, मतलब उल्टा होता है कार्बोकैटायन के। और नेक्स्ट यहाँ पे रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करते हैं। इसके लिए 1 ऑर्डर इसकी 1 है और स्टेरिक हिंड्रेंस तीनों में टर्शियरी स्टेबल होता है, सेकेंडरी फिर बाद में प्राइमरी। और जो यहाँ पे E1 में वो अरेंजमेंट कर सकता है, मतलब सेकेंडरी है तो टर्शियरी बन सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि स्टेबल रहना, मतलब सेकेंडरी टर्शियरी। और पोटेंशियल एनर्जी लेस होनी चाहिए सबकी, तब तभी वो स्टेबल हो पाते हैं, हमें तो पता ही है। तो फिर बाद में देखते हैं यहाँ पे भी टर्शियरी सेकेंडरी, पर यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं है, ये ध्यान में रखने का है हमें। और यहाँ पे टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी वही नो रीअरेंजमेंट। और थर्ड है सॉल्वेंट एंड ग्राफ। सॉल्वेंट एंड ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट है तीनों में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। फिर सिर्फ ध्यान रखना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विद कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस इसलिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पे रखने का है। फिर बाद में है कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड E1, मतलब हमें ग्राफ कंपेयर टू ग्राफ आते हैं और बहुत अभी मतलब फिलहाल तो अभी तक आया नहीं है, फिर भी एक बार जे एडवांस में आया था कि मतलब कंपेयर टू ग्राफ मतलब हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होता है पाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और ये कंपेरेटिव स्टडी है SN1 एंड E1 की, इसलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पहले SN1 का ग्राफ निकाला है। SN1 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, मैंने कल बताया था 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन SN1 और इन E1 सेकंड स्टेप का होता है अटैक ऑफ बेस। तो हम देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये रिएक्शन जिसकी पीक हाई उसकी रेट स्लो और उसकी पीक छोटी उसकी रेट हाई। मैंने आपको कल ही बताया था, क्योंकि हाई और मैं कैसे बता रहा हूँ कि हाई होती है कम होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी कम होती है उसकी रेट हाई होती है और जिसकी रेट हाई होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, और यहाँ पे ऊपर से E1 और नीचे से E1, इसका मतलब क्या? मैंने लिखा है यहाँ पे वीक बेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वीक बेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस। इंडिपेंडेंट ऑफ बेस है, इसके लिए यहाँ पे E1 आगे आएगी और यहाँ पे वीक बेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और स्ट्रॉन्ग बेस इन नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एक्टिवेशन कम हो जाएगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये ऐसा ग्राफ है और यहाँ पे डेल्टा एस मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे शो हो रही है। तो यही पे हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ SN2 E2, SN1 विद E2, मतलब यहाँ पे SN1 का ग्राफ ऐसा है। SN1 हमें SN2 के हमें ये पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे प्राइमरी जब होगा मतलब हमें प्राइमरी E2 मतलब, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि SN2 E2 के हमने देखा है स्टेरिक हिंड्रेंस, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो प्राइमरी है क्या है, सबसे अनस्टेबल है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इसकी
वो बहुत हाई, एक्टिवेशन एनर्जी हाई मतलब रिएक्शन का रेट है जो स्लो है, और एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम है इसलिए रिएक्शन फास्ट है, मतलब टर्शियरी रिएक्शन E2 है जो फास्ट है। मतलब SN2 से हम ऐसे कंपैरिजन जब करते हैं तब हमें समझ आता है कि SN2 कब फेवर करेगी, SN1 कब फेवर करेगी, E1 कब फेवर करेगी, मतलब उसके लिए हमें कंडीशन पता चलती है। और जो E1CB है, E1CB का ग्राफ हमें इस लेवल पे रिक्वायर नहीं है, मतलब ये हाई, जब हम हाई स्टडी करेंगे तब हम रिक्वायर होगा, पर अब तक के लिए वो मतलब इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिएक्शन है सिर्फ, इसका मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ कभी कभी हमें आ जाता है, इसके लिए मैंने लिए इसको। फिर बाद में देखते हैं प्रोडक्ट एंड अटैक। प्रोडक्ट एंड अटैक, सेट प्रोडक्ट ओनली, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट एंड हॉफमैन, ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे इवन रिएक्शन में सेट प्रोडक्ट बनता है। सेट प्रोडक्ट मतलब जिसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन इन अल्किन, जिसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं अल्किन में, उसे सेट प्रोडक्ट कहते हैं। और यहाँ पे वही सेटजेप एंड हॉफमैन प्रोडक्ट एंड लेस अल्फा हाइड्रोजन अल्किन, मतलब हॉफमैन में लेस अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, या ध्यान में रखने का है। E2 रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, पर जो हॉफमैन होता है वो जब कब बनता है, जब बल्कि बेस हो तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, और जब छोटा बेस हो मतलब बल्कि नहीं, बेस बल्कि नहीं हुआ तो सेटजेप प्रोडक्ट बनता है। तो हमें समझ लेना है, मतलब ये ध्यान रखने का है कि कब कब क्या होता है, सेटजेप एंड हॉफमैन पता होना चाहिए। और कंडीशन है यहाँ पे अटैक। अटैक कैसा होता है, अटैक ऐसा होता है कि फोर्थ में E1 में अटैक होता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट अटैक कर देगा क्या, बेस। ध्यान रखने का है SN1 और SN2 में न्यूक्लियोफाइल था, इसमें क्या अटैक करेगा, बेस, क्योंकि E1 and E2 रिएक्शन चल रही है यहाँ पे, E1 and E2 रिएक्शन चल रही है डायरेक्ट। और सेकंड है एंटी पेरिप्लेनर। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है एंटी पेरिप्लेनर क्या होता है, चलिए आज हम समझते हैं। E2 में कैसा अटैक होता है, एंटी पेरिप्लेनर अटैक होता है। एंटी पेरिप्लेनर अटैक होता है मतलब क्या, हमारा ऐसा प्लेन होता है, प्लेन तो ऐसा होता है, फिर बाद में एंटी पेरिप्लेनर मतलब ऐसा हाइड्रोजन लगा हुआ और ऐसा हाइड्रोजन लगा हुआ, मतलब देख सकते हैं आप इधर ये होता है हाइड्रोजन ऐसा 90 डिग्री प्लेन के, और 90 डिग्री प्लेन की इस साइड पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमीन को एंटी पेरिप्लेनर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए और अच्छी तरीके से देख लीजिए कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन कैसा लगा हुआ है, यही से हम पहचानते हैं कि एंटी पेरिप्लेनर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एंटी पेरिप्लेनर हमें समझा नहीं तो हम मैकेनिज्म कर नहीं पाएंगे, और हम मतलब गेस नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन क्या फाइंड नहीं कर सकते हैं कि E2 रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब आप कुछ नहीं है तो भी चलेगा, पर ये आना ही चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट आपको समझना ही चाहिए। और नेक्स्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं हॉफमैन प्रोडक्ट सिस एंड ट्रांस अल्किन, मतलब इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन लेस इन अल्किन बनता है, और सिस एंड ट्रांस अल्किन मतलब हम देख सकते हैं कि जब E1CB होती है तब सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। और सेकंड है बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक, मतलब जो बीटा हाइड्रोजन होता है ना वो एसिडिक होना चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है। और थर्ड कंडीशन है अल्किन फॉर्म मस्ट बी रेजोनेंस, मतलब जो अल्किन होती है ना, अल्किन ये अल्किन ऐसी होती है तो इसे ये कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन से घूमना चाहिए, वो पाई इलेक्ट्रॉन से वो कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट में हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहला एग्जांपल है। तो इसमें देख रहे हैं ऐसी साइक्लोहेक्सेन है, उसमें ब्रोमीन CH3 एंड हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे हम OH डालते हैं। OH क्या है, यहाँ पे पोलर प्रोटोन सॉलिड है। जब OH विथ हीट डाला, क्योंकि हीट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हम गेस कर सकते हैं, मतलब ऐसा याद ध्यान रख सकते हैं कि जब E1 होगी तो हीट होगी। मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इधर हीट है, फिर बाद में देखो ये हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकला तो ब्रोमीन है, हाइड्रोजन निकल गया, HBr बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे अल्किन फॉर्म होगी। ये कौन सी अल्किन है, सेटजेप अल्किन, मतलब यहाँ पे सेटजेप अल्किन फॉर्म होती है। सिर्फ कौन सी, सेटजेप, हॉफमैन का चांस नहीं है, क्योंकि हॉफमैन जब अल्किन बनती है तब उसे क्या चाहिए, बल्कि बेस चाहिए, ये ध्यान में होना चाहिए। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम देख सकते हैं Br एंड BrH कैसे है, BrH देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर है, और ये डैश स्ट्रक्चर है। बेस स्ट्रक्चर मतलब BrH से बाहर आ रहा है और हाइड्रोजन से पीछे जा रहा है, और ऐसे एंटी पेरिप्लेनर स्ट्रक्चर बना है, देखो ये इधर आगे आ रहा है उधर पीछे जा रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एंटी पेरिप्लेनर स्ट्रक्चर, इसलिए हमने जो ये डाला सॉल्वेंट डाला, तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्म हो, मतलब ये Br निकल गया, H निकल गया, मतलब HBr निकल गया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, मतलब वैसे की वैसे सिर्फ डबल बना है, और कौन सा प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बना है, हॉफमैन प्रोडक्ट बना है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस है इसके बनने के, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट बना है, बल्कि बेस है इसके लिए, बल्कि बेस है इसके लिए हॉफमैन प्रोडक्ट बना है। ध्यान में होना चाहिए हमें हॉफमैन प्रोडक्ट कैसे बना है। फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इसमें, और ये देखिए एग्जांपल है, और एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे H है। ये क्या है, ये डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल ग्रुप जहाँ पे लगा होता है वो अल्फा पोजीशन होती है, और जहाँ पे ये H है वो बीटा पोजीशन होती है। हम देख सकते हैं कि मैंने इधर कंडीशन में बताया था आपको कि बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक, इधर
कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पे एच लगा, तो एसिडिक है तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकला तो इधर माइनस साइन आया, माइनस साइन आया तो नीचे इससे हम नेक्स्ट में देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे कीटीन फॉर्म हुए। कीटीन कीटोन नहीं है, कीटीन है, और जो कीटीन है वो ये अल्कीन फॉर्म मस्ट बी इन रेजोनेंस। वो रेजोनेंस में देखिए ये रेजोनेंस कर रहा है, मैंने बताया था आपको रेजोनेंस, ऐसा रेजोनेंस करनी चाहिए तभी E1CB रिएक्शन फॉर्म होती है। तो लास्ट में हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट वन ऑर्डर की होती है, और जो E2 होती है वो सेकंड ऑर्डर की होती है, और जो E1CB होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। बाद में हम देख सकते हैं तो E1 में 2 स्टेप होते हैं, E2 में 1 स्टेप होता है, और E1CB में 2 स्टेप होते हैं, और वो स्टेप के कोई बताने की नहीं। मतलब यहाँ पे एक ही इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं होता है, यहाँ पे वो एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, और यहाँ पे जे लेवल पे रिक्वायर नहीं है इसका ग्राफ। और बाद में हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट में लो टेम्परेचर SN1 इज ग्रेटर देन E1, मतलब जो रेट है, मतलब जो लो टेम्परेचर होता है तो SN1 ज्यादा फेवर करती है। मतलब हम रिएक्शन पहचान सकते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो हम ध्यान रख सकते हैं कि जब लो टेम्परेचर होगा तब SN1 फेवर करेगी और E1 तब कम होगी, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो SN1 कम होगी और E1 फेवर होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे हीट का साइन दिया है। मतलब हम हीट जब देखिए तो हमें पहले क्या करना चाहिए, थिंकिंग करनी चाहिए अबाउट E1 की थिंकिंग करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे E1 हो सकती है, तो हो सकती है तो कौन सी अल्किन बनेगी हमें पता है, E1 में सेटजेप अल्किन बनेगी, E2 में सेटजेप प्लस हॉफमैन अल्किन बनेगी, और जो E1CB में है वो कौन सी बनेगी, हॉफमैन विद सिस और ट्रांस अल्किन डायस्टेरोमर्स बनेंगे यहाँ पे। तो बहुत इजी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में E1, E2 एंड E1CB, SN1, SN2 ये 5 मतलब ये रिएक्शन है ये जेई में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, और ऐसा नहीं कि मतलब ये एग्जाम्पल है तो इसमें E2 ही होगी, E1 ही होगी, मतलब ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं। सब मतलब एग्जाम्पल में सभी रिएक्शन होती है, पर हमें कंडीशंस देखकर, मैंने आपको कल बताया था कौन सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है मतलब इस पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्वेंट है वो देखकर हमें देखना है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा फेवर कर रही है, ज्यादा फेवर कर रही है, उस तरह से हम उसका प्रोडक्ट बना के क्वेश्चन दिया है उसका मतलब जो रिएक्टेंट दिया है उसका देखकर हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये सब ध्यान होने चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और यहाँ पे लेस अल्फा हाइड्रोजन, सेटजेप एंड हॉफमैन, लेकिन सेटजेप प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आना ही चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।